हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन सारदा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है एंड मैंने जो अपना ओल्ड चैनल था वो रिमूव कर दिया है। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स। क्लास 12th की सिविक्स पढ़ने वाले हैं और उस खंड क का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि शीत युद्ध क्या है। दोस्तों, शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं है, कोई खून खराबे वाली लड़ाई नहीं है। शीत युद्ध मात्र युद्ध की संभावना है, जिसमें ऐसा लगता है कि मानो युद्ध होकर रहेगा, लेकिन असल में कोई भी युद्ध नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, युद्ध की संभावना बनी रहती है कि युद्ध होकर ही रहेगा। इसको इंग्लिश में कोल्ड वार बोलते हैं, ठंडा युद्ध भी बोलते हैं इसको, इसीलिए इसको ठंडा युद्ध बोलते हैं कि इसमें कोई भी खून खराबे वाली लड़ाई नहीं होती है, सिर्फ केवल क्या होती है, युद्ध की संभावना होती है। तो इसमें मोस्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शीत युद्ध क्या है, इसमें कौन कौन से संकट आए, राइट। तो आप इसे ठीक से समझ लें। मैं इतनी इजी समरी लेकर आई हूँ आपको कि आपको किताब खोल के शायद पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप यहीं पर अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होते ही, यानी 1945 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था, और उस युद्ध के ख़त्म होते ही विश्व में दो महाशक्तियाँ उभर कर आईं। ठीक है, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका थी, और एक था सोवियत संघ। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो उसके बाद ही दो शक्तियां पूरे विश्व पटल पर उभर कर आईं। एक तो था सोवियत संघ और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका तो अभी भी है, लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। तो इनमें एक दूसरे के प्रति घृणित विचार थे, अतः युद्ध की संभावना हुई, किंतु युद्ध नहीं हुआ। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है, युद्ध की संभावना होती है। तो क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ में घृणित विचार थे एक दूसरे के प्रति, और इनमें बहस लगी रहती थी महाशक्ति बनने की। जैसे मान लो कोई भी दो अमीर लोग हैं, और उन दोनों में यही बहस चलती रहेगी कि मैं ज़्यादा अमीर हूँ या शक्तिशाली हूँ, और दूसरा भी यही कहेगा कि नहीं, मैं ही अमीर हूँ। तो इसी तरीके से इन दोनों में यही बहस चल रही थी, यही घृणित थे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी कि हम ही विश्व शक्ति पर, पूरे विश्व पटल पर महाशक्ति हैं। ये दोनों आपस में ये विचार रखते थे अपने। तो युद्ध की संभावना रही, किंतु कोई युद्ध नहीं हुआ, इसी को शीत युद्ध का नाम दिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें भिन्न प्रकार के संकट आए। अब क्वेश्चन जैसे इसमें पूछ रहा है कौन कौन से संकट आए, तो इसमें भिन्न प्रकार के संकट आए। नंबर 1, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना। तो सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने को ही था, तभी सोवियत संघ ने अपने जो उसके समाचार पत्र थे, जितने भी न्यूज़पेपर थे, उन सभी में अमेरिका की आलोचना करना शुरू कर दिया। यानी तेजी से अपने अखबारों की खबर में छापने लगे, सोवियत संघ अमेरिका के विरुद्ध छापने लगा सोवियत संघ, जिससे अमेरिका बहुत ही बुरा महसूस करने लगा, और इन दोनों में फिर से घृणित विचार हुए, राइट। तो एक कौन सा संकट था, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना। अब सोवियत संघ द्वारा पश्चिमी नीति का विरोध क्या था, सोवियत संघ ने क्या किया कि अमेरिका के जो भी नीति थी, पश्चिमी नीति थी, उसका विरोध किया सोवियत संघ ने। बर्लिन की घेराबंदी की नीति, तो 1948 में सोवियत संघ ने प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी। बर्लिन एक सिटी है, जर्मनी की ये सबसे बड़ी सिटी है बर्लिन। तो इसकी घेराबंदी जो थी सोवियत संघ ने शुरू कर दी, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीटो क्या है। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद में हमारे 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो जो 5 सदस्य स्थायी होते हैं, उनको एक तरीके का वीटो पावर प्राप्त होता है। यानी वह मान लो
किसी आदमी को एक विशेष पावर दी जाए और कोई भी अपने जो भी प्रस्ताव है वो उसके पास लेकर आए तो वह उस प्रस्ताव को, उस पावर को लगाकर हटा सकता है। इसी तरीके की ये वीटो पावर है, यानी सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग करके पश्चिमी प्रस्तावों को ठुकरा दिया, यानी सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग किया। U2 की घटना, जो U2, ये आप नाम देख रहे हैं U2, यह एक विमान है। ये अमेरिका का विमान है जो कि एक जासूसी विमान है। तो सोवियत संघ ने इसको मार गिराया और अमेरिका को यह धमकी दी कि आगे से ये कार्य ना करे। तो ये U2 की घटना भी इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा कारण बना शीत युद्ध का। 16 मई 1960 में पेरिस शिखर सम्मेलन। अब U2 की घटना को लेकर ही 16 मई 1960 में पेरिस शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें इन दोनों को, यानी अमेरिका और जो सोवियत संघ थे, ये इस पेरिस शिखर सम्मेलन में आए और सोवियत संघ ने कहा कि अमेरिका मुझसे माफ़ी मांगे, आगे से ऐसा ना करे। तो लेकिन अमेरिका क्या है, वो माफ़ी नहीं मांगता है। तो फिर से इन दोनों के बीच में यही घृणित विचार चालू हो जाते हैं। 1961 में बर्लिन की दीवार का संकट। तो देखो, बर्लिन की दीवार का संकट से मतलब क्या है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां अमेरिका यानी USA और USSR, सोवियत संघ, अमेरिका और USSR एक दूसरे के सामने आई, ठीक है, यानी पूरे विश्व पटल पर एक महाशक्ति बनी। तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी को दो भागों में बांट दिया। क्या किया, जर्मनी को दो भागों में बांट दिया। और जो जर्मनी में एक सिटी थी बर्लिन, जर्मनी में क्या थी, एक सिटी बर्लिन थी। तो बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई, यानी पश्चिमी हिस्सा तो किसका हो गया, USA का हो गया, और पूर्वी हिस्सा किसका हो गया, अमेरिका का हो गया। तो ये बर्लिन की दीवार का संकट आया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्लिन की दीवार का संकट आया। तो ये कारण बन गया। अब आई होप आपको बर्लिन की दीवार का संकट बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। जब द्वितीय विश्व के बाद ये दोनों आपस में टकराए तो इन्होंने जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया और बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई, और यही दीवार क्या हुई, बर्लिन की दीवार कहलाई गई। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। एंड नेक्स्ट क्या होता है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य विचारधाराओं की लड़ाई थी। अब यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि किस वजह से, मतलब किसकी लड़ाई थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो किसकी थी, विचारधाराओं की लड़ाई थी। विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि विश्व में आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो विचारधाराओं की लड़ाई से क्या मतलब है कि विश्व में आर्थिक और सामाजिक जीवन को अच्छी तरीके से जीने का सबसे अच्छा कौन सा तरीका है। तो अमेरिका पूंजीवाद को बेहतर मानता था। अमेरिका किसको बेहतर मानता था, पूंजीवाद को बेहतर मानता था। सोवियत संघ समाजवाद और साम्यवाद को बेहतर मानता था। इन दोनों के बीच में यही विचारधाराओं की लड़ाई सबसे ज़्यादा थी कि अमेरिका तो पूंजीवाद को बेहतर मानता था और सोवियत संघ समाजवाद और साम्यवाद को बेहतर मानता था। अब ये पूंजीवाद और समाजवाद क्या है, आइए समझते हैं। पूंजीवाद, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, मुक्त व्यापार अधिक और निजी व्यवस्था अधिक होती है। क्या होता है इसमें, सरकार का नाम मात्र को ही हस्तक्षेप होता है, यानी बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं होता है सरकार का इसमें, और प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत होती है, निजी व्यवस्था बहुत होती है इसमें, यानी सारी ही ज़्यादातर निजी व्यवस्था होती है पूंजीवाद में। तो आपको याद रखना है पूंजीवाद। और अब समाजवाद क्या था, सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है और निजी व्यवस्था का विरोध होता है। क्या होता है इसमें, सारी जो व्यवस्था है वह सरकार के हाथ में होती है और निजी व्यवस्था का क्या होता है, विरोध होता है। तो सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहती है। अब आपको समझ में आया पूंजीवाद और समाजवाद।
तो अब आपको दो तीन बातें याद रखनी है जिससे शॉर्ट आंसर आ सकते हैं आपके। तो सबसे पहला तो है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और कब समाप्त हुआ, कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में तो शुरू हुआ एंड 1918 ईस्वी में ख़त्म हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध की तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि यह 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में आपको बहुत कुछ याद रखना है। नंबर फर्स्ट तो आपको यही याद रखना है कि यह 1939 में शुरू हुआ और 1945 में ख़त्म हो गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह किन किन राष्ट्रों के बीच में हुआ, तो आपको बताना है धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे आप नोट्स कर लें इन सारी चीज़ों को, जितना भी मैंने लिखा है आप नोट्स कर लें, यूँ ही आप चुटकियों में आंसर दे देंगे सारे क्वेश्चन का। अधूरी राष्ट्र कौन कौन से हैं, जर्मनी, जापान, इटली। और मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। ये 5 जो हैं ये मित्र राष्ट्र हैं और जर्मनी जो धुरी राष्ट्र है ये जर्मनी, जापान, इटली है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट है अमेरिका ने जापान, क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया। तो आपको इसका आंसर देना है अमेरिका ने जापान पर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। यानी अमेरिका ने जापान के दो वो थे देश, हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम गिराया। कब गिराया था, 1945 में। आपको देशों के नाम याद रखने हैं और ये जो सन दे रखी है 1945 ये आपको याद रखनी है। एंड अब बम्बों के कूट नाम क्या थे, बम्बों के कूट नाम थे लिटिल बॉय। क्या थे बम्बों के कूट नाम, लिटिल बॉय। और बम्बों की क्षमता थी 15 से 20 किलो टन। ये आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ अमेरिका की आलोचना। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया तो इसकी आलोचना भी की गई। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उस दृष्टि से जापान इतना शक्तिशाली नहीं है तथा जापान आत्मसमर्पण करने वाला था। तो अमेरिका को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम नहीं गिराना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली था और जापान इतना शक्तिशाली नहीं था। तो वह तो खुद ही आत्मसमर्पण करने वाला था और अमेरिका को इस पर परमाणु बम नहीं गिराना चाहिए। तो अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा कि हम चाहते थे कि विश्व युद्ध जल्दी ही ख़त्म हो जाए और आगे कोई नुकसान ना हो। तो अमेरिका ने देखो कितना वो जवाब दिया है कि हम तो यही चाहते थे कि युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए और कोई हानि ना हो। लेकिन परमाणु बम गिराने का उद्देश्य क्या था, अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि उसकी तुलना में वह ज़्यादा ताकतवर है। देखो यहीं पर दिख रहे हैं उसके घृणित विचार कि इतने जलते थे आपस में। अमेरिका ने सोवियत संघ को दिखाने के लिए जापान पर परमाणु बम भी गिरा दिया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ये क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है ये क्यूबा मिसाइल संकट, ये घटना कब हुई, 1962 में। देखिए मैं आपको यहीं पर इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए क्यूबा एक छोटा सा महाद्वीप है जिसका नेतृत्व फिदेल कास्त्रो किया करते थे। क्यूबा निकट तो अमेरिका के था किंतु उसका संपर्क सोवियत संघ से था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्रेव को यह चिंता होने लगी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर हमला न कर दे और उन्होंने तय किया कि क्यूबा को ऐसा अड्डा यानी सैनिक अड्डा बना दिया जाए और उन्होंने 1962 में ऐसा कर भी दिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझा रही हूँ, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। ये अमेरिका है, यूएसए, ठीक है, और ये सोवियत संघ है, यूएसएसआर। यहाँ पे समझ लो, आपको सारा क्यूबा मिसाइल संकट यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो यूएसए के निकट एक छोटा सा महाद्वीप है, ये क्यूबा है,
ये क्या है? क्यूबा। ठीक है, ये किसके निकट है? अमेरिका के निकट है, सोवियत संघ के। लेकिन जो फ्रेंड्स इसके संपर्क है ना दोस्ती के, वो यूएसएसआर के हैं। यानी पड़ोसी तो ये इसका है, लेकिन हाथ किससे मिला हुआ है इसका? यूएसएसआर से। तो अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्रेव, आपको नाम याद रखना है, निकिता खुश्रेव, उनको यह चिंता होने लगी कि कहीं जो अमेरिका है वो क्यूबा पे हमला ना कर दे। किसको चिंता हुई? यूएसएसआर के नेता को, निकिता खुश्रेव को यह चिंता होने लगी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर हमला ना कर दे, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया अपना, यानी मिसाइलें तैनात कर दी यहाँ पे। किस पे मिसाइलें तैनात कर दी? क्यूबा पर। ठीक है, जो कि अमेरिका के निकट था, लेकिन उसके संबंध किससे थे? यूएसएसआर से। और इसके नेता कौन थे? फिदेल कास्त्रो। ठीक है, तो अड्डा बना दिया उन्होंने 1962 में, ऐसा कर दिया। यानी अड्डा कब बनाया यहाँ पे? 1962 में उन्होंने यहाँ पे अड्डा स्थापित कर दिया अपना, मिसाइलें तैनात कर दी। अब अमेरिका नज़दीक के निशाने पर था। आप देख रहे हो कि अमेरिका बहुत ही नज़दीक के निशाने पर था सोवियत संघ के अब, तथा सोवियत संघ अब 2 गुना ज़्यादा ठिकानों पर नुकसान पहुंचा सकता था। अब जो सोवियत संघ था वह अमेरिका के लगभग 2 से ज़्यादा ठिकानों पर क्या था? नुकसान पहुंचा सकता था। जब 1 हफ्ते बाद अमेरिका को इस बात का पता चला, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को चिंता हुई। अब आपको ये नाम याद रखना है दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। जब उनको 1 हफ्ते के बाद में इसका पता चला कि हमारे यहाँ पे क्यूबा पे मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तो उनको बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को भेजकर क्यूबा की ओर जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। ठीक है, तो अब यूएसए ने क्या आदेश दे दिया उनके राष्ट्रपति ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने, कि जो ये जहाज़ आते थे, जंगी बेड़े जहाज़ आते थे, सोवियत संघ के अमेरिका की तरफ जहाज़ आते थे, तो यूएसए ने क्या आदेश दे दिया? अपने जंगी बेड़ों को भेज दिया और यहाँ पर जहाज़ों को रोक दिया, सोवियत संघ के जहाज़ों को यहाँ पे रोक दिया। इस स्थिति में दोस्तों ऐसा लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा, ऐसी भयानक स्थिति बन गई उस टाइम, लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन युद्ध फिर भी नहीं हुआ। अब इसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको आई होप क्यूबा मिसाइल संकट आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बता दे, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। 2 ध्रुवीयता का प्रारंभ। अब 2 ध्रुवीयता से मतलब क्या है? देखो, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के दौरान दुनिया को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पश्चिमी भाग अमेरिका तथा पूर्वी भाग सोवियत संघ का। क्या हुआ, जब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध चल रहा था, मान लो यह दुनिया है, राइट, मैंने आपको समझाने के लिए दुनिया बना दी है, समझ लो ये दुनिया है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध हुआ, तो इन्होंने पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। ये हो गया पश्चिमी हिस्सा और ये हो गया पूर्वी हिस्सा। तो पश्चिमी हिस्सा किसका था? अमेरिका का, एंड पूर्वी हिस्सा किसका हो गया? सोवियत संघ का। इसी को 2 ध्रुवीयता कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बांटे गए विश्व के 2 गुटों में बांटे जाने पर ही 2 ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हुआ। अब पहली दुनिया, ये भी आपको याद रखना है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। पहली दुनिया क्या थी? अमेरिका, और दूसरी दुनिया क्या थी? सोवियत संघ। छोटे देशों का महाशक्तियों से जुड़ने से क्या लाभ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लें। छोटे देश थे, मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, और ये सोवियत संघ है। अब ये जो अलग अलग हैं, ये अपने में, ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है, तो ये अपने में छोटे छोटे देशों को शामिल करते थे दोनों। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन छोटे देशों को इनमें शामिल होने से क्या लाभ था? तो पहला लाभ तो ये था कि इनको सुरक्षा का वायदा मिला था। यानी मान लो यूएसए बोलता है किसी छोटे देश से कि मेरे में आके शामिल हो जाओ,
तो वह उसे क्या देगा, सुरक्षा का वायदा देगा, हथियारों की सुरक्षा देगा, आर्थिक मदद भी देगा और सैनिक सुरक्षा भी देगा। ठीक है, तो आप इनको याद कर लें। महाशक्तियां क्यों छोटे देशों को अपने में शामिल करती थी? देखो ये दोनों क्वेश्चन देखने में एक से लग रहे हैं, लेकिन बहुत अंतर है। यहाँ तो है कि छोटे देशों को क्या लाभ था महाशक्तियों से जुड़ने का, और यहाँ पर है महाशक्तियों को क्या लाभ था छोटे देशों से जुड़ने का। तो क्या था, महत्वपूर्ण संसाधन, यानी वह छोटे छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त कर सकते थे, जैसे तेल, खनिज, पेट्रोलियम। अभू क्षेत्र, यानी वह छोटे देशों में हथियारों की बिक्री कर सकते थे और वहाँ पे सेना का संचालन कर सकते थे। सैन्य ठिकाने, जासूसी करने के लिए, दूसरे गुट की जासूसी करने के लिए। आर्थिक मदद, छोटे छोटे देश सेना का खर्च उठा सकते थे। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? ये तो हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट, एंड मैं पार्ट सेकंड जल्द ही अपलोड करूँगी। उसमें जो बाकी की चीज़ इस चैप्टर में बची हैं वो आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।